हेलो एवरीवन, दिस इज योर बायोलॉजी एजुकेटेड प्रगति सिंह। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हेरिडिटी। तो हेरिडिटी से जो ये चैप्टर है आपका, ये बायोलॉजी का 4th चैप्टर है। इवोल्यूशन पार्ट को हटा दिया गया है, ठीक है। तो बस आपको हेरिडिटी पढ़ना है। इसमें हमें मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ना है एंड उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा बेटा कुछ टर्म्स होती हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको वो टर्म्स नहीं समझ में आएंगे तो आपको हेरिडिटी समझ में नहीं आएगा, और टर्म समझ में आएंगे तो हेरिडिटी में कुछ है ही नहीं। ट्रस्ट मी, हेरिडिटी में कुछ नहीं है। अगर आप टर्म समझ रहे हो तो हेरिडिटी इज़ वेरी इजी, और स्कोरिंग है और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है इसके लिए। तो आप मेरे साथ बने रहो, सारे लेक्चर्स अच्छे से लगाओ। इसको बस 2 लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जेनेटिक्स, आप जेनेटिक्स वर्ड सुनते आते हो, जेनेटिक्स जेनेटिक्स हमेशा। तो जेनेटिक्स होता क्या है? तो जेनेटिक्स बेटा वो साइंस है। जेनेटिक्स क्या है? देखो, जेनेटिक्स वो साइंस है जो 2 चीज़ों के साथ डील करती है। तो इट इज ब्रांच ऑफ साइंस which deals with 2 things. First is your heredity and second is your variation. मतलब इन 2 चीज़ों के साथ डील करती है आपकी ब्रांच जो साइंस की है, उसी को जेनेटिक्स कहते हैं। अब मैंने 2 चीज़ लिखा है यहाँ पर बेटा, एक लिखा है हेरिडिटी, दूसरा लिखा है वेरिएशन। इन दोनों का क्या मतलब है? फिर इनहेरिटेंस क्या होता है? आपने इनहेरिटेंस के बारे में भी सुना होगा, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि इनहेरिटेंस क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, या फिर वेरिएशन क्या चीज़ है। तो वेरिएशन तो हमने लिख ही लिया। चलो, तो अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज हेरिडिटी एंड व्हाट इज वेरिएशन, ठीक है। तो हेरिडिटी जो होता है ना, वो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसफर हो रही है कैरेक्टर की, उसी को कहते हैं बेटा हेरिडिटी। अब देखो ये क्या चीज़ है। आप मदर से क्या आ रहा है बेटा? एग आ रहा है। मदर से एग आ रहा है। फादर से क्या आ रहा है बेटा? स्पर्म आ रहा है, ठीक है। फादर से क्या आ रहा है? स्पर्म आ रहा है। तो ये है स्पर्म और ये है आपकी एग। दोनों के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, स्पर्म के पास भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसमें इसकी जेनेटिक मटेरियल है और इसमें इसकी जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है और दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं। एग के अंदर आपके स्पर्म का भी न्यूक्लियस आता है और दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज होके एक न्यूक्लियस बना देते हैं और एक सेल बनाते हैं, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। तो आखिर हम इसी में तो कंटिन्यूअसली डिवाइड होके एक ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। तो आखिर मदर फादर से ऐसा क्या आ रहा है कि हम अपने मदर फादर के सिमिलर होते हैं? बट क्या हम आइडेंटिकल होते हैं? बिल्कुल नहीं। हम आइडेंटिकल इसलिए नहीं होते क्योंकि कुछ वेरिएशन आती है जो कि हम डिस्कस करेंगे। क्यों हम अपने मदर फादर के बिल्कुल सिमिलर नहीं है, वो है वेरिएशन। और क्यों हम अपने मदर फादर जैसे दिखते हैं, बिकॉज ऐसी कोई चीज़ है जो हमारे मदर फादर से हमारे अंदर आ रही है। दैट्स वाई वी आर सिमिलर टू आवर पेरेंट्स। इसलिए तो ऐसा होता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप ऐसा हुआ है कि मार्केट गए हो और अभी थोड़ी मार्केट में वो दुकान वाला कहता है अभी तो तुम आए थे थोड़ी देर पहले। मतलब जैसे मान लो कि आपके पापा पहले मार्केट गए उस पर्टिकुलर शॉप में, ठीक है। अब आपके पापा कुछ खरीद के लाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आप जाते हो। तो ऐसा कभी हुआ है कि दुकान वाला बोलता है कि बेटा अभी तो तुम थोड़ी देर पहले आए थे? तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं है अपने पेरेंट्स की। ना तो मेरे पेरेंट्स एग्जैक्ट कॉपी है उनके पेरेंट्स के, ना आप एग्जैक्ट कॉपी हो अपने पेरेंट्स के, ठीक है। बट कुछ तो सिमिलैरिटी है। अब जैसे आप कभी रिश्तेदारों के यहाँ किसी फंक्शन में जाते हो तो लोग क्या कहते हैं? अरे इसकी आंखें तो बिल्कुल इसके पापा जैसी हैं, इसके बाल तो बिल्कुल इसकी मम्मी जैसी है। मतलब ऐसी बातें चलती हैं कि भाई आप सिमिलर तो हो बट आप आइडेंटिकल नहीं हो, आप क्लोन नहीं हो, आप ट्विंस नहीं हो, ठीक है। तो यही जो ब्रांच है ना, जो डील करती है कि भाई किस चीज़ का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, इसी ब्रांच को इसी को कहते हैं हेरिडिटी। एंड जो वेरिएशन है, क्योंकि आप सब लोग सिमिलर नहीं हो, ये 2 चीज़ें हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो जेनेटिक्स वैसी ब्रांच है जिसके अंदर हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो हेरिडिटी क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम one generation
ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, इसी को हम कहते हैं हेरिडिटी। एंड वेरिएशन क्या है, जो डिग्री ऑफ चेंज है बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स, इसी को वेरिएशन कहते हैं। तो डिग्री ऑफ चेंज बिटवीन प्रोजेनी एंड पेरेंट्स, प्रोजेनी मीन्स सेक्सुअल, जो रिप्रोडक्शन से बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको हम प्रोजेनी बोल सकते हैं। तो डिग्री ऑफ चेंज बिटवीन प्रोजेनी एंड पेरेंट्स, इसी को हम कहते हैं बेटा वेरिएशन। अब वेरिएशन की वजह से दो चीज़ें होंगी, वेरिएशन की वजह से दो चीज़ें होंगी, दैट मीन्स वेरिएशन लीड्स टू, वेरिएशन लीड्स टू, वेरिएशन की वजह से ही बेटा क्या होगा, वेरिएशन की वजह से ही क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, इवोल्यूशन होगा, अडेप्टेशन होगा, है ना, ये हमने करा था रिप्रोडक्शन में। एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। अब एक और चीज़ जो डिस्कस करनी है यहाँ पर वो ये है कि जो वेरिएशन होता है ना आपका बेटा, वेरिएशन की वजह से ये सारी चीज़ें होती है। अब ये वेरिएशन क्यों होता है, तो ये वेरिएशन की रीज़न क्या है, वेरिएशन अकर, इसके दो वजह हैं। क्यों, तो ये होता है बेटा म्यूटेशन की वजह से, तो म्यूटेशन की वजह से आपका वेरिएशन होता है। और दूसरी बात है कि म्यूटेशन की वजह से तो वेरिएशन हो गया, इसके साथ ही साथ रिकॉम्बिनेशन। अब ये क्या चीज़ है, तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा बेटा, थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा है तो जो गैमीटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, जो गैमीटोजेनेसिस, तो मैंने आपको बताया कि जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। एंड क्योंकि यहाँ गैमीट लिखा है तो किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, गैमीट की। जैसे oogenesis मीन्स एग का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स स्पर्म का फॉर्मेशन, ठीक है। तो जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है। तो जब गैमीटोजेनेसिस होता है ना, तो बेटा किस प्रोसेस से होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस, दो तरह के डिवीजन थे जिससे एक सेल से दो सेल बनते हैं। हमने पढ़ा था कि एक सेल से दो सेल बनते हैं, हमने क्या पढ़ा था कि एक सेल से दो सेल बनते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बेटा सेल अपरेटस को डबल होना पड़ता है ताकि दोनों न्यू सेल में नए सेल्स, जो सेल अपरेटस है वो जाएं, ठीक है। तो मान लो सेल डिवीजन ही वो तरीका है जिससे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, लेकिन सेल डिवीजन के दो तरीके, एक है आपका माइटोसिस एंड दूसरा है आपका मियोसिस। तो मियोसिस में क्या होता है, क्योंकि आपके जेनेटिक मटेरियल आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, तो यहाँ भी जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। लेकिन आपको पता है कि एक ह्यूमन के अंदर हर सेल में बेटा 46 क्रोमोसोम होते हैं। चलो बहुत बढ़िया, इसके भी फर्स्ट सेल में कितने क्रोमोसोम है, 46। लेकिन अगर ये सेल मियोटिक डिवीजन से 2 न्यू सेल्स बना रहा है तो इसमें सिर्फ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम भेजेगा, दैट इज योर 23 एंड 23। लेकिन अगर ये माइटोटिक डिवीजन है तो ये इक्वेशनल डिवीजन होगा और दोनों न्यू सेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाएंगे। तो ये जो मियोसिस की प्रोसेस होती है, इसमें रिकॉम्बिनेशन का एक प्रोसेस चलता है, समझ में आ रही है। तो रिकॉम्बिनेशन की वजह से चेंजेस आते हैं, वेरिएशन आते हैं, ठीक है। तो इसका इतना सिर्फ दिमाग में रखो कि वेरिएशन दो वजह से होती है, एक तो म्यूटेशन, सेकंड इज योर रिकॉम्बिनेशन। अब देखो हमने जो थोड़े भारी भरकम से टर्म है कि जेनेटिक्स डील्स विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, तो हेरिडिटी देख लिया, वेरिएशन देख लिया, वेरिएशन किस वजह से होता है ये देख लिया, एंड वेरिएशन की वजह से क्या होता है हमने ये भी देख लिया। अब हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है। आपने इनहेरिटेंस वर्ड बड़ा सुना होगा, है ना। तो इनहेरिटेंस देखो, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज हेरिडिटी, एंड वो प्रोसेस जिससे ये कैरेक्टर वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं, उस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं। तो प्रोसेस by which character travel from one generation to other, वो प्रोसेस जिससे कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। तो इतना क्या आप लोगों को क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो मैं आगे बात करूंगी बाकी टर्म्स की। चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टर्म। तो हमने क्या देखा था बेटा लास्ट क्लास में, रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि ये अगर हमारा डीएनए है,
ठीक है, तो डीएनए होता है 2.2 मीटर का। डीएनए कितने मीटर का होता है? 2.2 मीटर का। अब ये इस न्यूक्लियस में बेटा फिट हो जाता है जिसकी डायमीटर है 10⁻⁻⁶। अब बताओ इतनी, मतलब 10⁻⁻�6 बोले तो नीचे 6 0। इतने छोटे से न्यूक्लियस में, इतने छोटे से न्यूक्लियस में आपका 2 मीटर का डीएनए फिट हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है बेटा? आप अगर ऊन का बॉल देखा है ना, मम्मी स्वेटर बुनती है ना तो विंटर्स में, तो होता क्या है कि अगर आप उस ऊन के धागे को खोलते जाओ तो मे बी वो आपके घर से आपके स्कूल तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप उसको पूरा रैप कर दो तो वो इतने से में आ जाता है, इतने से गोले में आ जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है कि ये डीएनए जो है ना बेटा, ये पूरी कॉइल हो जाती है और इतने से में आ जाती है, और मतलब कॉइल हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, बिल्कुल सूख सी जाती है, और अब इस क्रोमोसोम के अंदर वो फिट हो जाती है। समझ में आ रही है बात? तो यही क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम और कुछ नहीं बल्कि आपका डीएनए का ही कंडेंस फॉर्म है। इतना ठीक है? तो अब इस न्यूक्लियस में आके ये फिट हो जाएगी। चलो इतना सही है। हाँ, अब मैंने आपको बताया था कि इस जो डीएनए है इसके ऊपर जीन्स होते हैं। अब होता क्या है, ये जो जीन है बेटा, ये जो यहाँ पर जीन है, अगर ये अपने आप को एक्सप्रेस करना है इस जीन को, तो वो प्रोटीन बनाएगा, है ना। आपके बाल अगर कर्ली हैं तो आपकी मदर, मान लो आपकी मदर के बाल कर्ली हैं और आपके भी बाल कर्ली हैं, इसका मतलब ये है कि मदर का जो जीन है जो कर्ली हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आपके अंदर आ चुका है और वो वैसा प्रोटीन बना रहा है जिसकी वजह से आपके बाल कर्ली हैं। अगर आपकी मदर के आईज ब्लू हैं और आपके भी आईज ब्लू होते हैं, इसका मतलब मदर से वो जीन आ रहा है जो ब्लू आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो आपकी बॉडी में वैसा प्रोटीन बना रहा है जो आई ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो होता क्या है कि डीएनए से बनता है आरएनए, डीएनए से बनता है आरएनए जो कि आपके न्यूक्लियस के अंदर होगा। अब ये आरएनए न्यूक्लियर पोर से बाहर आएगा, यहाँ इसको मिलेंगे राइबोसोम, और अब ये ट्रांसलेशन की मदद से बनाता है प्रोटीन। तो डीएनए से डीएनए बनने की मेथड को रेप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए से आरएनए बनने वाले मेथड को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, एंड आरएनए से प्रोटीन बनने वाले मेथड को ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, तो डीएनए या फिर जीन आफ्टर ऑल क्या है? फंक्शनल यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है बेटा आपके किसका? मतलब जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, जो आपका ट्रांसफर हो रहा है, इनहेरिटेंस हो रहा है, इस प्रोसेस का मतलब जो इनहेरिटेंस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका फंक्शनल यूनिट है आपका जीन। तो जीन क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। मेंडल हैड, अब देखो मेंडल को ये जीन शीन कुछ नहीं पता था, उसने जीन नाम नहीं रखा, उसने ऐसा बताया कि भाई कोई तो चीज़ है जो कि मदर फादर से बच्चे में आ रही है और उसी की वजह से बच्चा जो है अपने मदर फादर जैसा दिखता है। तो मेंडल ने उस चीज़ का नाम फैक्टर रख दिया था, उसने अभी जीन वर्ड यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो मेंडल ने उस वर्ड को क्या बोला था? फैक्टर बोला था। तो मेंडल हैड यूज द टर्म फैक्टर फॉर इट बिफोर द जीन्स वेर आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो जीन नाम बाद में आया, पहले मेंडल ने उस चीज़ को जो कि मदर फादर से बच्चे में आ रही है, उस चीज़ का नाम फैक्टर दिया था। इट्स ओके ना। चलो, अब अलील क्या है? तो अलील समझने के लिए बेटा आपको एक कहानी समझनी पड़ेगी। पहले ऐसा होता था, बहुत पहले, कि सिर्फ लंबे लंबे पेड़ मतलब होंगे दुनिया में, सिर्फ लंबे लंबे पेड़ रहे होंगे। धीरे धीरे उनमें कुछ वेरिएशंस आए तो अब ऐसा हो गया कि छोटे पेड़ भी मिलने लगे। ठीक है, तो वो जो लंबे लंबे पेड़ थे, अभी भी लंबे भी पेड़ हैं और छोटे भी पेड़ होने लगे। ठीक है, दैट मीन्स कि जो पेड़ लंबे पहले भी थे और आज भी लंबे, उनको हम वाइल्ड वैरायटी बोल सकते हैं, क्योंकि वो अभी जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी है। लेकिन कुछ तो हुआ जो आपके छोटे प्लांट भी आने लगे। तो यही, अब देखो, एक जीन होगा जो कि प्लांट हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि एक कोई जीन होगा जो प्लांट के हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो मान लो कि ये प्लांट हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल कोई जीन है। अब उसके 2 डिफरेंट फॉर्म है। प्लांट हाइट क्या क्या हो सकता है? या तो वो प्लांट टॉल हो सकता है या तो वो प्लांट डॉफ हो सकता है। तो टॉल के लिए अगर मैं टी यूज करूं और डॉफ के लिए अगर मैं स्मॉल टी यूज करूं, तो आपको नहीं लग रहा कि जो हाइट का जीन है वो एक तो कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है।
मतलब टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन, टू डिफरेंट फॉर्म या फिर टू कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ अ जीन, टू कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एलील। एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। अगर सीड के शेप की बात करोगे, अगर एक सीड के शेप की बात करोगे तो या तो वो राउंड होगा, या तो वो राउंड होगा, या तो वो रिंकल्ड होगा। तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर होती है ना, उसको हम कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि राउंड आपका क्या है, डोमिनेंट है, इसलिए हम इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और स्मॉल आर से रिंकल्ड को करना है, डब्ल्यू से नहीं करना। तभी तो बोला है कि कॉन्ट्रास्टिंग पेयर है। एलील क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ अ जीन। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलो ये देखो जीन के बारे में, एलील के बारे में क्या बातें लिखी है। ऑल्टरनेटिव फॉर्म या फिर कॉन्ट्रास्टिंग पेयर, ठीक है। ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, देयर आर टू एलील्स ऑफ अ जीन। किसी भी एक जीन की, मान लो अगर प्लांट हाइट के जीन की बात करूं तो उसके दो फॉर्म है, कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, ठीक है। तो देयर आर टू एलील्स ऑफ अ जीन विच गवर्न द एक्सप्रेशन ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, ब्लू कलर एंड ब्लैक कलर ऑफ आई आर रेगुलेटेड बाई टू एलील्स ऑफ द आई कलर, ठीक है। चलो इतना क्लियर है। अब बात करेंगे फिनोटाइप एंड जीनोटाइप की। देखो फिनोटाइप क्या है और जीनोटाइप क्या है। मैं बेटा ये सोच रही हूँ कि थोड़ी बहुत आपको नॉलेज है, ठीक है। अब अगर आप किसी प्लांट को देखते हो कि वो पी प्लांट की बात कर रहे हैं अगर, तो ये प्लांट देखने में बड़ा लंबा सा है, टॉल है, चलो अच्छी बात है, ठीक है। अब एक प्लांट को आप देखते हो कि वो डॉर्फ है, चलो अच्छी बात है, ठीक है। एक और प्लांट को आप देखते हो कि वो टॉल है। तो जब सिर्फ आप बाहर से देख रहे हो कि प्लांट टॉल है, दैट मीन्स कि आप प्लांट की फिनोटाइप देख रहे हो। जब आप एक्सटर्नल, फिनोटाइप मीन्स एक्सटर्नल फीचर्स, फिनोटाइप मीन्स जो आप एक्सटर्नल बाहर से देख के, बाहर से देखकर जो आप बात कर रहे हो। जैसे आपने बाहर से देखा कि हाँ भाई ये जो ए वाला प्लांट है ये तो टॉल है और बी वाला भी क्या है, टॉल है, चलो आपने बाहर से देख के बता दिया। और ये जो सी वाला है ये डॉर्फ है, ठीक है, ये आपने देख के बता दिया, ठीक है। अब आपने ये पढ़ा होगा बेटा थोड़ा बहुत, मैं अभी आगे डिस्कस करूंगी, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि डॉर्फ कैरेक्टर तभी अपीयर होगा जब उसके दोनों एलील डॉर्फ वाले होंगे। मैंने क्या बोला कि डॉर्फ प्लांट तभी होगा जब दोनों जो आपके जीन है ना, वो कौन से एलील हैं आपके, मतलब जो दोनों पेयर है जीन का, वो आपका डॉर्फ वाला होगा, मतलब स्मॉल टी और स्मॉल टी होगा। लेकिन अगर ये कैपिटल है, अगर ये टॉल है, तो या तो ये कैपिटल टी होगा या तो फिर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। होता क्या है, आपने मेंडल नहीं सुना है तो सुन लो। रेसेसिव का मतलब है, रेसेसिव एलील का मतलब है कि वो एलील अकेला काफी नहीं है खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे आपके घर में मान लो कि आप दो भाई हो, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। छोटे भाई की कभी नहीं सुनी जाती, लेकिन हाँ जब घर में सिर्फ छोटे तुम ही हो और आपका बड़ा भाई है ही नहीं तो सिर्फ आपकी सुनी जाएगी। इसका मतलब ये है कि छोटा वाला खुद को तभी एक्सप्रेस करेगा जब बड़ा वाला नहीं होगा, यानी कि छोटा स्मॉल टी अपने आप को तब एक्सप्रेस करेगा बेटा जब कैपिटल टी नहीं होगा। मतलब डॉर्फ कैरेक्टर तभी आएगा, डॉर्फ कैरेक्टर बेटा तभी आएगा जब दोनों स्मॉल टी होंगे, तभी ये प्लांट कैसा होगा, डॉर्फ। लेकिन अगर कभी भी बड़ा भाई आपके घर में प्रेजेंट है तो आपकी नहीं सुनी जाएगी। इसका मतलब कि अगर एक भी कैपिटल टी है तो वो खुद को एक्सप्रेस करेगा। मतलब डोमिनेंट एलील के प्रेजेंस में जो आपका रेसेसिव एलील है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ठीक है। तो आपने बाहर से तो देख के बता दिया कि ये दोनों टॉल है, लेकिन क्या आप ये बता पाओगे कि इसके अंदर कैपिटल टी था या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी था। तो ये जो आप बाहर से देख के बता रहे हो, एक्सटर्नल फीचर्स को देख के बता रहे हो कि भाई वो टॉल है कि डॉर्फ है, दिस इज कॉल्ड योर फिनोटाइप। एंड जब आप जेनेटिक मेकअप देख रहे हो, जब आप जेनेटिक मेकअप देख रहे हो, इसका मतलब कि आप जीनोटाइप की बात कर रहे हो। तो भले ही वो प्लांट टॉल है बट ये कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। तो ये है इसका जीनोटाइप और ये है इसका फिनोटाइप। समझ गए बात? चलो बहुत बढ़िया। The physical or external appearance of an organism regardless of its genetic constitution, ठीक है। For example, tall and dwarf plant, smooth and wrinkled seed, ठीक है। चलो ये देख लिया हमने
फिनोटाइप, जीनोटाइप हमने देख लिया. द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप. ठीक है. हाँ, अब डोमिनेंट हमने देख लिया था. तो देखो डोमिनेंट क्या है, मैंने क्या बोला, any characteristic that appears in F1 generation form a cross between parents possessing contrasting characters such as tallness and dwarfness. चलो इसको एक और बार डिस्कस करेंगे. Any character present in the parental generation that does not appear in F1 generation but reappears in F2 generation. अब देखो चलो ठीक है, अलील ये डोमिनेंट एंड रेसेसिव हम फिर से डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी आपको ये मैंने F1 जनरेशन F2 जनरेशन नहीं बताया. ठीक है. अब हम बात करेंगे अलील. हमने बात करी कि एलील जो है ना वो क्या है, आपके ऑल्टरनेटिव पेयर हैं जीन के. जैसे एक कैपिटल टी है तो दूसरा स्मॉल टी है. ठीक है. अब ये एलील जो है या तो ये सेम होंगे, जैसे कि कैपिटल टी हो गया, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, या फिर स्मॉल टी हो गया. ठीक है. तो अगर ठीक है, तो होमोजाइगस का क्या मतलब होता है, आपने होमोजेनस या हेट्रोजेनस मिक्सचर पढ़ा होगा. तो होमोजेनस मिक्सचर वो होता था जिसमें अगर आप कुछ घोल रहे हो सॉल्वेंट में तो वो सॉल्यूट आपको नज़र नहीं आता. लेकिन अगर हेट्रोजाइगस सॉल्यूशन है तो आपको उसके अंदर डिफरेंट सॉल्यूट नज़र आएंगे. तभी तो आपने उसको हेट्रोजीनस मिक्सचर बोला था. तो होमोजाइगस का मतलब है कि जो एलील होगा ना बेटा वो सेम होगा. जैसे कि अगर कैपिटल टी है या फिर स्मॉल टी है तो ये दोनों होमोजाइगस है. ये भी होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है, होमोजाइगस. लेकिन अगर टू डिफरेंट पेयर है तो दैट इज योर हेट्रोजाइगस. तो देखो क्या लिखा है, अ कंडीशन इन विच बोथ द मेंबर्स ऑफ एन एलिलिक पेयर, अगर एलिलिक पेयर के दोनों मेंबर्स सिमिलर हैं तो, और किसमें, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में. क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे कि ह्यूमन, उनके अंदर क्या होता है कि हर क्रोमोसोम की एक पेयर होती है. जैसे मान लो कि सेल के अंदर उनका न्यूक्लियस प्रेजेंट है जैसे कि मान लो कि सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो इसमें 46 क्रोमोसोम का मतलब है कि 23 पेयर होगा. 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहाँ पर होगा, न्यूक्लियस के अंदर. इसका ये मतलब है बेटा कि मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 है तो इसके 2 पेयर है. क्रोमोसोम नंबर 2 है तो इसके भी 2 पेयर है. 3 है तो इसके भी 2 पेयर है. 4 है तो इसके भी 2 पेयर है. समझ रहे हो, हर क्रोमोसोम जो है अपने पेयर के साथ खड़ा होता है. तो बस वही बात है, अगर ये जो एलिलिक पेयर है वो सेम है, सिमिलर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, तो हम इसे होमोजाइगस कहेंगे. अ कंडीशन इन विच बोथ द मेंबर्स ऑफ एन एलिलिक पेयर आर डिसिमिलर, जिसमें डिसिमिलर होगा उसे हम हेट्रोजाइगस कहेंगे. बस हो गया. अब ऑफस्प्रिंग क्या होता है, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी बच्चे पैदा होंगे उन्हें हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं. ठीक है. चलो अब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, F1 जनरेशन F2 जनरेशन क्या होता है, ये यहाँ पर देखेंगे. ठीक है. जैसे मान लो कि तुमने अपने गार्डन में एक पी प्लांट देखा जो कि टॉल था, उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी तुमने देखा कैपिटल टी है. फिर तुमने एक प्लांट देखा जो कि स्मॉल है और उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है स्मॉल टी. अब आप जो है ना इन दोनों की फर्टिलाइजेशन कराओगे तो पहले गैमीट बनेगा. ये वाला प्लांट जो है ये 2 गैमीट बनाएगा, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी. ठीक है. और ये वाला जो स्मॉल प्लांट था, डॉर्फ प्लांट था, इसने भी अपनी 2 गैमीट बना ली, स्मॉल टी. अब चांसेस क्या है कि ये इसको फर्टिलाइज करे या फिर ये इसको फर्टिलाइज करे. ठीक है. एक तो चांस ये हो गया. तो और दूसरा चांस क्या है कि ये इसको फर्टिलाइज करे या फिर ये इसको फर्टिलाइज करे. तो अगर ये इसको फर्टिलाइज करता है तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी. अगर ये इसको फर्टिलाइज करता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी. अगर ये इसको फर्टिलाइज करता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये इसको फर्टिलाइज करता है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी. मतलब हर केस में जो पहला जनरेशन है ये तो आपके पेरेंट हो गए,
ये आपके पेरेंट हो गए। लेकिन जो पहला जनरेशन आएगा, जो फर्स्ट जनरेशन आएगा, उसमें आपको देखो सारे क्या मिल रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। तो एक बात बताओ, ये जो F1 जनरेशन है, इसमें जितने भी बच्चे होंगे ना, वो सारे के सारे कैसे होंगे, टॉल होंगे। इस जो F1 जनरेशन में जितने भी बच्चे होंगे वो सारे के सारे टॉल होंगे। इसका क्या मतलब है कि ये देखने में टॉल होंगे, यानी कि इनका फिनोटाइप कैसा होगा कि ये टॉल होंगे, क्योंकि कैपिटल टी इसमें प्रेजेंट है। यानी कि जब भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होगा तो स्मॉल टी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, यानी कि कोई भी प्लांट आपका डॉफ नहीं दिखेगा, बिकॉज हर जो चांसेस है बच्चे होने का, उसमें हर बच्चे में एक कैपिटल टी आपको नजर आ रहा है। मतलब जितने भी बच्चे होंगे इस क्रॉस से, मतलब आपने गार्डन में अगर एक टॉल प्लांट लिया है जिसका जेनेटिक मेकअप कैपिटल टी है, और आपने एक डॉफ प्लांट लिया है जिसका जेनेटिक मेकअप स्मॉल टी है, तो उससे जितने भी प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगे ना बेटा, वो सब जीनोटाइप उनका कुछ भी हो, फिनोटाइप उनका क्या होगा, टॉल होगा। ठीक है, और जीनोटाइप तो आप दिख ही रहे हो, कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा सबका। तो मतलब कैपिटल टी प्रेजेंट है तो वो टॉल प्लांट होगा, टॉल एक्सप्रेस होगा, डॉफ वो हो ही नहीं सकता। डॉफ होने के लिए स्मॉल टी होना जरूरी है। तो आपने F1 जनरेशन में क्या देखा कि प्लांट जो है वो डॉफ नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे F1 जनरेशन की डेफिनेशन क्या लिखी थी कि ये फर्स्ट फ्लियल जनरेशन है, द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन है जो कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, और ये सेकेंड जनरेशन है जब हम F1 वाले को क्रॉस करेंगे। जैसे हमें F1 मिला था ना कैपिटल टी स्मॉल टी, अब हम एक कैपिटल टी स्मॉल टी को उसी के जो प्रोजेनी बन रहा है उसी से अगर सेल्फिंग करा देते हैं तो ये हमारा F2 जनरेशन होगा। समझ में आ रही है बात? तो द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, जब हम F1 जनरेशन में जो हमें प्लांट मिले थे उसकी सेल्फिंग कराते हैं तब हमें क्या मिलेगा, F2 जनरेशन मिलेगा। और डोमिनेंट और रिसेसिव देखो अब समझ में आएगा। एनी कैरेक्टरिस्टिक दैट अपीयर्स इन F1 जनरेशन form a cross between parents possessing contrasting characteristics such as tallness and dwarfness। मतलब कि जब आप ऐसे पेरेंट ढूंढ रहे हो जो एक टॉल है और एक डॉफ है, यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, तब जो आपको बच्चा फर्स्ट जनरेशन में मिलता है, जो आपको फर्स्ट जनरेशन में जो दिखाई देगा वही आपका क्या हो जाएगा, डोमिनेंट होगा। ठीक है, तो एनी कैरेक्टरिस्टिक दैट अपीयर्स इन F1 जनरेशन वही आपका डोमिनेंट होगा। तो F1 वाला कैसा है, टॉल है, मींस टॉल जो है वो आपका डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है। रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक कौन है, जो कि F1 में एक्सप्रेस नहीं हो बल्कि F2 में एक्सप्रेस हो। तो ये हम बात करेंगे कि किस तरह से F2 जनरेशन में रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, चलो ये कर लिया हमने। हाँ, अब नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है, जैसे मान लो आपने एक टॉल प्लांट लिया और एक डॉफ प्लांट लिया, तो आपने कैरेक्टर कितने लिए, सिर्फ एक। अब अगर आप ऐसा प्लांट ग्रो करना चाहते हो कि जो टॉल भी हो और जिसकी सीड भी राउंड हो, तो आपने दो कैरेक्टर लिया कि एक टॉल हो ऊपर से सीड उसकी राउंड हो। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह के कैरेक्टर, अगर दो कैरेक्टर को आप वो कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, तो वो आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जाएगा। और सिर्फ एक कैरेक्टर लेकर अगर आप आगे बढ़ रहे हो, फर्टिलाइजेशन कराते हो, तो वो आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, अ क्रॉस या इन विच अ सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज स्टडीड। अगर सिर्फ एक सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की स्टडी की जाती है, जैसे एक टॉल प्लांट ले लिया और एक डॉफ प्लांट ले लिया, तो ऐसे क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। लेकिन अगर टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को हम कंपेयर करते हैं, कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है बेटा, जो बिल्कुल उल्टा हो। जैसे एक प्लांट टॉल है तो दूसरा बिल्कुल डॉफ होगा। ठीक है, अगर मान लो टॉल वाला 20 सेंटीमीटर का है तो डॉफ वाला जो है वो बिल्कुल 5 सेंटीमीटर का होगा। ऐसा बीच वाली बात नहीं होती कि 15-18 सेंटीमीटर का हो। ठीक है, एक या तो बिल्कुल लंबा होगा, दूसरा या तो बिल्कुल छोटा होगा। दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है कि सीड या तो बिल्कुल राउंड होगा या तो बिल्कुल रिंकल्ड होगा। कैसे, ऐसे देखो, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था। कितने, 7 कॉन्ट्रास्टिंग
7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था मेंडल ने। अब इसका क्या मतलब है कि देखो सबसे पहले तो वो 7 कैरेक्टर कौन थे, कॉन्ट्रास्टिंग बाद में करेंगे, पहले हम उन 7 कैरेक्टर्स को देखेंगे। तो वो 7 कैरेक्टर थे, पहला आपका सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, और है प्लांट हाइट भी है, हाँ, और फ्लावर का पोजीशन भी है, स्टेम की हाइट एंड फ्लावर का पोजीशन। तो ये सारे कैरेक्टर, सबसे पहले तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे, लेकिन ये 7 कैरेक्टर जो थे वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग थे। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब है कि एक प्लांट बिल्कुल टॉल होगा, एक प्लांट बिल्कुल टॉल होगा तो दूसरा डॉफ होगा। तो ये जो कैरेक्टर इधर वाला ये डोमिनेंट है और ये वाला जो कैरेक्टर है ये रिसेसिव है। मतलब कभी भी F1 जनरेशन में ये कैरेक्टर नहीं दिखेगा, बल्कि ये कैरेक्टर दिखेगा F2 जनरेशन में, ठीक है। तो टॉल तो आपको दिख रहा है कि ये स्टेम जो है ये इतना लंबा सा है और ये डॉफ जो है इतना सा है, ठीक है। अब फ्लावर पोजीशन की बात करेंगे तो ये आपको पढ़ना नहीं है, बट मैं आपको वो बता रही हूँ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो यहाँ पर देखो एक्सियल फ्लावर है और यहाँ पे टर्मिनल फ्लावर है। एक्सियल मीन्स एक्सिस पे फ्लावर प्रेजेंट है, देखो इधर और इधर। यहाँ टर्मिनल पे मतलब बिल्कुल टॉप पे प्रेजेंट है, समझ गए? ठीक है। अब देखो ये तो 2 कैरेक्टर थे, बाकी अब इधर देखो सीड शेप की बात करो तो इधर डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। जो एक तो सीड मिलती है बिल्कुल राउंड, दूसरी मिलती है रिंकल्ड। दूसरी कैसे मिलती है? ऐसे मुरझाई सी, रिंकल्ड। तो इसमें राउंड जो है वो डोमिनेंट है और जो रिंकल्ड है बेटा वो क्या है? आपका रिसेसिव है। दूसरा कैरेक्टर है बेटा सीड का कलर। तो एक तो बिल्कुल येलो है, दूसरी बिल्कुल ग्रीन है। मतलब अगर आप एक ऐसा ड्रेस पहनते हो जिसमें शर्ट आपकी येलो कलर की है और पैंट आपकी ग्रीन कलर की है, तो आपने कॉन्ट्रास्टिंग पेयर पहन लिया। अगर आप दोनों ग्रीन पहनते हो ऊपर नीचे, दैट मीन्स दैट इज नॉट कॉन्ट्रास्टिंग। अगर आप बिल्कुल ऑपोजिट कलर पहन रहे हो जिसका कोई मेल ही नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो फ्लावर कलर की अगर मैं बात करूं तो एक तो या तो वायलेट है, नहीं तो बिल्कुल वाइट है, ठीक है। तो वायलेट वाला डोमिनेंट है। देखो याद आपको सिर्फ करना है सीड कलर, सीड शेप एंड प्लांट की हाइट, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया, ये तीनों आपको याद रखनी है। फ्लावर कलर हमने देख लिया। पॉड की बात करो तो पॉड वो फली होती है जिसके अंदर आपकी पीज होती है। तो पॉड या तो फुल होगी इस तरह से, वरना ये बेटा इस तरह से कॉन्स्ट्रक्टेड होगी, ठीक है। अब पॉड की कलर या तो वो ग्रीन कलर की होगी या तो वो येलो कलर की होगी। तो अगर ग्रीन है तो वो डोमिनेंट है। DPG से याद कर लेना कि डोमिनेंट पॉड इज ग्रीन, तो येलो वाला हो जाएगा आपका रिसेसिव, ठीक है। चलो, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। तो अगर मान लो क्रॉस करवाया जा रहा है जिसमें 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ले लिया, ऐसा क्रॉस करा रहे हैं, अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो क्या होगा, और अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो क्या होगा। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि इन सब आपको स्टडी करनी है। मेंडल ने क्या करा था, इतने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके उसने स्टडी ही तो करा था। तो उसने स्टडी करा था तो सबसे पहले उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था, मतलब किसी एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की उसने स्टडी की। मतलब अगर वो सीड शेप की कर रहा है तो सिर्फ सीड शेप की करेगा। लेकिन डाई हाइब्रिड में उसने 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ले लिए थे, राउंड और रिंकल्ड। क्या लिया था? राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। इसका मतलब राउंड सीड का शेप भी उसने लिया और इसने कलर भी ले लिया, यानी कि 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उसने ले लिए। राउंड मतलब सीड का शेप भी ले लिया और सीड का कलर भी ले लिया, तभी तो राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन के बीच में उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था। लेकिन अगर सिर्फ एक कैरेक्टर की बात करें जैसे प्लांट हाइट की, तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा, ठीक है। तो इतना क्लियर है सबको? देखो डाई हाइब्रिड एंड मोनोहाइब्रिड में हमें लिखा क्या है वो हम देखते हैं। अ क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन in which a single pair of contrasting character is studied at a time. For example, a cross involving tall and dwarf plant, it is called monohybrid cross. लेकिन dihybrid cross है, a cross involving 2 pair of contrasting character. For example, a cross involving round and yellow seed, यानी कि round यहाँ पे seed shape हो गई और yellow यहाँ पे seed color हो गई। समझ में आ रही है बात? आ रही है ना बात समझ में? तो अगर 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ले रहे हैं, 2 पेयर की स्टडी कर रहे हैं, 2 कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं एक प्लांट पे, तो दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। और अगर एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेके स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इतना क्या बेटा सबको क्लियर है?
अब देखो एडवांटेज जो मेंडल ने स्टडी करी थी ना बेटा, वो स्टडी उनने करी थी पाइसम सटाइवम यानी कि पी प्लांट के ऊपर। तो पी प्लांट का ही जो आपका साइंटिफिक नेम है वो पाइसम सटाइवम है। तो आखिर मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया? तो कुछ एडवांटेज थे पाइसम सटाइवम के जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एडवांटेज क्या है पाइसम सटाइवम की। तो ये एक यूनिक प्लांट है जिसमें हमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मिल गए थे। एक या तो बिल्कुल टॉल था, दूसरा या तो बिल्कुल ड्वार्फ था, एक की सीड या तो बिल्कुल राउंड थी, एक की सीड या तो बिल्कुल रिंकल्ड थी, एक का कलर या तो बिल्कुल येलो था, एक का कलर या तो बिल्कुल ग्रीन था। मतलब समझ रहे हो, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सिर्फ पाइसम सटाइवम में उन्हें उस समय मिल गया था। ठीक है, और दूसरी बात कि जो उनके लाइफ स्पैन थे ना वो बहुत छोटे होते थे। तो देखो पहला कैरेक्टर क्या है, शॉर्ट लाइफ साइकिल, इसकी वजह से वो ढेरों एक्सपेरिमेंट कर पाते थे। अब जैसे ह्यूमन है, हमारी जो लाइफ साइकिल होती है बेटा वो 78 ईयर्स की होती है, लगभग 70 ईयर मान लो, 70 ईयर्स मान लो। ठीक है, तो अगर हमारे अंदर कोई स्टडी करना चाहे तो वो मतलब 70 साल लग जाएंगे उसको एक ह्यूमन की पूरी लाइफ साइकिल स्टडी करने में। लेकिन पाइसम सटाइवम की लाइफ साइकिल छोटी होने की वजह से एक्सपेरिमेंट जो है ना वो धड़ल्ले से किए जाते थे बहुत सारे। ठीक है, तो रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वेर ऑब्टेन्ड इन लेस टाइम। ठीक है, कुड बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर, एक तो ये पूरे साल ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट एक साल में कर लिए गए थे। चॉइस ऑफ क्रॉस और सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अब पाइसम सटाइवम में एक खास बात थी कि जब मर्जी आप सेल्फ पॉलिनेशन करा लो, जब मर्जी आप क्रॉस पॉलिनेशन करा लो। जैसे अगर पॉलिन ग्रेन को हटा दिया जाए पी प्लांट से तो उसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रह गया। तो अब आप दूसरे पी प्लांट से लाके, दूसरे पी प्लांट से मेल गैमेट लाके आप उसके स्टिग्मा पर डाल सकते हो। ठीक है, या तो क्या करो, ये तो आपने इमैस्कुलेशन कर दिया, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को आप ढक दो, ठीक है, बैगिंग कर दो उसकी। तो ये इस तरह से हम अपनी मर्जी से क्रॉस फर्टिलाइजेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा सकते थे। ठीक है, तो चॉइस ऑफ क्रॉस और सेल्फ फर्टिलाइजेशन, मेंडल कुड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट एज पर हिज डिजायर। वो अपनी मर्जी से जैसा चाहे, अगर उसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराना है तो क्रॉस, अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराना है तो सेल्फ। मैंने आपको बताया भी था कि अगर टू डिफरेंट, मैंने आपको क्या बताया था कि देखो फिर से मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर इस फ्लावर से इस फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है तो ये क्रॉस कहलाएगा। अगर टू डिफरेंट प्लांट के फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन चल रहा है तो ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। और अगर ये या तो विद इन वन फ्लावर या तो बिटवीन टू फ्लावर और सेम प्लांट, बिटवीन टू फ्लावर ऑफ सेम प्लांट अगर ये हो रहा है तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये कर सकते थे वो। 7 पेयर लिया था उन्होंने एलिलिक कैरेक्टर का, जिसकी वजह से उनको लार्ज नंबर ऑफ चॉइस मिल गई थी। ठीक है, अब लास्ट है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, एक बार में वो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते थे, जिसकी वजह से वो ज़्यादा मतलब स्टैटिक्स ज़्यादा देख पाए वो। ठीक है, तो गुड नंबर ऑफ डेटा फॉर स्टैटिक्स एनालिसिस। ठीक है, चलो तो अब ये जो एक्सपेरिमेंट है बेटा मोनोहाइब्रिड की और डाई हाइब्रिड की, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे इसके। ठीक है, तो ये बहुत आज हमने सिर्फ क्या करा है बेटा, टर्मिनोलॉजी की है इसकी, और हमने मेंडल के बारे में थोड़ी बहुत जो उसकी कंट्रीब्यूशन थी उसके बारे में हमने स्टडी करा। मेंडल को स्टार्टिंग में ना उतनी पहचान नहीं मिली, ऐसा इसलिए था क्योंकि भाई उसने पहली बार मैथ्स यूज़ करा था, तो लोग उसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते थे कि भाई बायोलॉजी में ये मैथ्स लेके आ रहा है, बहुत लोगों को समझ ही में नहीं आती थी। वो प्रोबेबिलिटी की बात करता था। जैसे अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी की बात, वो किस तरह से करता था कि करते थे, ठीक है, अगर टॉल प्लांट है यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर डॉफ प्लांट है, ये मैं आपको थोड़ा बहुत मोनोहाइब्रिड क्रॉस बता रही हूँ, आपने अपने गार्डन में एक टॉल एक डॉफ प्लांट ले लिया, ये गैमिट बनाएगा या कैपिटल टी और ये गैमिट बनाएगा स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, क्योंकि ये पेरेंट है तो डिप्लॉयड था। अब गैमिट में हमें हैप्लॉयड ही चाहिए, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम भेजना था। ठीक है, अब देखो चांसेस क्या है
ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये स्मॉल टी, ये इसके साथ फर्टिलाइज करे, ये इसके साथ करे, ये इसके साथ करे और ये इसके साथ करे। यानी कि जो F1 जनरेशन है, ये जो F1 जनरेशन है, इसमें बेटा आपको ऑल टॉल मिल रहा है, ऑल टॉल मिल रहा है। सबकी जीनोटाइप भी सेम है, सबकी फिनोटाइप भी सेम जीनोटाइप एंड सेम फिनोटाइप भी मिल रही है आपको। कहाँ पर? F1 जनरेशन में। लेकिन F2 जनरेशन की मैं बात करूँ तो F1 में बेटा आपको क्या मिल गया? F1 में मिल गया आपको कैपिटल टी स्मॉल टी। F2 के लिए हमें क्या करना है? सेल्फिंग करानी है। ये मैं आपको थोड़ा सा इसलिए दिखा रही हूँ ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको समझना और आसान हो जाए। तो बेटा यहाँ जो गैमीट बनेगा वो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा, और यहाँ जो गैमीट बनेगा वो भी कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा, और ये हमें सेल्फिंग करानी है। ठीक है, अब इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है वो हम देखेंगे। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, या तो ये इसको फर्टिलाइज करे, या तो ये इसको फर्टिलाइज करे, या तो ये इसको फर्टिलाइज करे, नहीं तो ये इसको फर्टिलाइज करे। अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर मैं जीनोटाइप की बात करूं, अगर मैं जीनोटाइप की बात करूं तो जीनोटाइप क्या है? एक है आपका कैपिटल टी, तो कैपिटल टी, दो आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, और एक है आपका स्मॉल टी, मतलब 4 में से एक, 1 आउट ऑफ 4 इज कैपिटल टी, 2 आउट ऑफ 4 इज कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड 1 आउट ऑफ 4 इज स्मॉल टी। तो रेशियो क्या होगा बेटा? सेम नंबर से इंटू कर देंगे, ऐसे ही हम रेशियो तो निकालते हैं। तो ये हो गया, ये ऐसे चला गया, तो 1:2, 2:1, ये आपका जीनोटाइप का रेशियो हो गया। फिनोटाइप का रेशियो क्या होगा? तो F2 जनरेशन के फिनोटाइप की रेशियो क्या होगी? तो फिनोटाइप में आप देखोगे बेटा कि या तो टॉल है या तो डॉफ है। तो टॉल इज टू डॉफ। टॉल कितना है? 3, 1, 2, 3, 3 आउट ऑफ 4 इज टॉल एंड 1 आउट ऑफ 4 इज डॉफ। फिर हमें सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है तो ऐसे निकालेंगे हम। तो 3:1 इज योर रेशियो ऑफ फिनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन। तो बात समझ में आई? इस तरह से मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया है ताकि आपको कल बिल्कुल नया ना लगे ये। तो मैं फिर से डिस्कस करूंगी और थोड़ा सा मैं डाईहाइब्रिड क्रॉस भी डिस्कस करूंगी, और फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।